हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन रैकशीट पर। आज हम आरआरबी एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम हुआ है यानी कि 7 मई की जो थर्ड शिफ्ट हुई है उसका हम 100% एनालिसिस करेंगे और करेक्ट क्वेश्चन के साथ उसका हम करेक्ट आंसर बताएंगे। जो क्वेश्चन हमें मिले उसका हम करेक्ट एनालिसिस करेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट किस नदी के पर स्थित है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए यमुना, बी ऑप्शन था ब्रह्मपुत्र, सी ऑप्शन था गंगा और डी ऑप्शन था गोदावरी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि गंगा। एकदम इसका करेक्ट ऑप्शन था। गंगा नदी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग गंगा नदी पर स्थित है, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं। गंगा रिवर पर नेशनल वाटरवे फर्स्ट स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि इसरो के 101वें मिशन का नाम क्या था जो विफल हुआ। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था यानी कि PSLV C61 EOS 09 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसको हमने कुछ एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का 101वां मिशन PSLV C61 EOS 09 था जो प्रक्षेपण के दौरान तकनीकी कारणों से सफल नहीं हो सका। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान के 101वें संशोधन से संबंधित है। संविधान के 101वें संशोधन से क्या संबंधित है। 4 ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए पंचायत राज व्यवस्था, बी ऑप्शन था शिक्षा का अधिकार, सी ऑप्शन था वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी और डी ऑप्शन था लोकसभा की सीटों का परिसीमन, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। 101वें संविधान संशोधन से संबंधित है जीएसटी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत भारत में जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया। इस संशोधन ने पूरे देश में एक समान कर प्रणाली लागू की जिससे अलग अलग अप्रत्यक्ष करों जैसे वीएटी, एक्साइज, सर्विस टैक्स आदि को कर में शामिल किया गया। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कश्मीर घाटी को शेष हिमालय से कौन सा पर्वत अलग करता है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 4 ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए पीर पंजाल पर्वत, बी ऑप्शन था जश्कर पर्वत, सी ऑप्शन था लद्दाख पर्वत और डी ऑप्शन था काराकोरम पर्वत, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। पीर पंजाल पर्वत इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि कश्मीर वैली को शेष हिमालय से पीर पंजाल रेंज अलग करता है। पीर पंजाल वर्तमान पर्वतमाला कश्मीर घाटी के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में स्थित है और इसे बाकी हिमालयी क्षेत्रों से अलग करती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन था कि ऑस्ट्रेलिया का वह पठार कौन सा है जो ज्वालामुखी से लावा बना है। 4 ऑप्शंस थे आपके। ए ऑस्ट्रेलियन सीड, बी ऑप्शन था डार्लिंग डाउन पठार, सी ऑप्शन था पश्चिमी पठार और डी ऑप्शन था आपका किम्बरली पठार, जिसमें आपका करेक्ट करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था यानी कि डार्लिंग डाउन पठार इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था जो ज्वालामुखी की लावा से बना है। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि डार्लिंग डाउन ज्वालामुखी लावा से बने उपजाऊ क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है जहां बेसाल्टिक लावा के कारण मिट्टी बहुत उपजाऊ है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि दिल्ली में हाल ही में साइबर अपराध से जागरूकता बढ़ाने के लिए किस संस्था ने साइबर कैफे साइबर सेफ दिल्ली अभियान शुरू किया है। 4 ऑप्शन थे आपके। ए सेवी, बी ऑप्शन था भारतीय सूचना एवं अनुप्रयोग अनुसंधान, सी ऑप्शन था एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और डी ऑप्शन था वीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारतीय सूचना एवं प्रयोग अनुसंधान इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है ने साइबर सेफ दिल्ली अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन था आपका कि वेव फ्रंट में हर बिंदु से नया वेव फ्रंट बनाने का सिद्धांत किसने दिया था। 4 ऑप्शन थे आपके। ए डॉपलर, बी ऑप्शन था हाइजेनबर्ग, सी ऑप्शन था हाइगेन और डी ऑप्शन था आपका फॉर्मेटिव प्रिंसिपल, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था हाइजेन इसका एकदम
करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि क्रिश्चियन हाइगेंस ने यह सिद्धांत दिया जिसे हाइगेंस प्रिंसिपल कहा जाता है। इसके अनुसार वेव फ्रंट का हर बिंदु एक नए छोटे वेवफ्रंट एक तरंग स्रोत की तरह काम करता है और इन सभी वेवलेंथ का संयुक्त परिणाम नया वेवफ्रंट बनाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि इनमें से कौन सा तत्व लिथियम श्रृंखला में शामिल है। चार ऑप्शन थे आपके। ए स्कैंडियम, बी ऑप्शन था शीरियम, सी ऑप्शन था इट्रियम और डी ऑप्शन था एक्टियम, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी सीरियम इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि लैंथेनाइड श्रृंखला में लिथियम यानी कि La से लेकर लिथियम यानी कि Lu तक के तत्व शामिल होते हैं। ये हमने बताया, इसको हमने एक्सप्लेन किया कि लैंथेनाइड श्रृंखला में लैंथम La से लेकर लिथियम यानी कि Lu तक के तत्व शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को कौन जोड़ता है। चार ऑप्शन थे आपके। ए राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट, बी ऑप्शन था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे, सी ऑप्शन था पूर्वी तट सड़क और डी ऑप्शन था पश्चिमी राजमार्ग, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता इन चार प्रमुख महानगरों को जोड़ता है। यह भारत के सबसे बड़े सड़क नेटवर्क प्रोजेक्ट्स में से एक है और देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि ओईसीडी सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था। चार ऑप्शन थे आपके। ए पेरिस फ्रांस, बी ऑप्शन था लंदन यूनाइटेड किंगडम, सी ऑप्शन था न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका और डी ऑप्शन था टोक्यो जापान, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए पेरिस फ्रांस इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसको हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय पेरिस में स्थित है और इसके प्रमुख सम्मेलन बैठकों में आमतौर पर यहीं आयोजित की जाती है, पेरिस फ्रांस में। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कौन सा परिवहन शहरी भाग में नहीं होता है। चार ऑप्शन थे आपके। ए मेट्रो रेल, बी ऑप्शन था लोकल बस, सी ऑप्शन था बैलगाड़ी और डी ऑप्शन था टैक्सी। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी बैलगाड़ी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में आधुनिक परिवहन जैसे मेट्रो, बस और टैक्सी सामान्य होते हैं। बैलगाड़ी पारंपरिक परिवहन साधन है जो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, इसलिए यह शहरी भाग में सामान्य नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बहुआयामी गरीबी में निम्नलिखित में से क्या मापा नहीं जाता है। चार ऑप्शन थे आपके। ए बिजली, बी ऑप्शन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, बी ऑप्शन था पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, सी ऑप्शन था आय यानी कि इनकम और डी ऑप्शन था शिक्षा एजुकेशन। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी आय इनकम इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि मल्टी डिमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स में गरीबी को केवल आय से नहीं बल्कि कई आयामों से मापा जाता है। इसमें मुख्य रूप से तीन आयाम होते हैं। स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ जैसे पोषण, शिक्षा और जीवन स्थान यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड्स जैसे बिजली, पानी और आवास। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि हाल ही में भारत ने किस वैश्विक संगठन की अध्यक्षता जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है। चार ऑप्शन थे। ए यूनेस्को, बी ऑप्शन था WHO, सी ऑप्शन IIAS और डी ऑप्शन था UNGA, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी IIAS इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस साइंसेज की अध्यक्षता जीतकर भारत को ने एक महत्वपूर्ण वैश्विक उपलब्धि हासिल की है। IIAS एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक प्रशासन और नीति निर्माण के क्षेत्र में कार्य करता है। भारत का इस संगठन में नेतृत्व उसकी उसकी बढ़त वैश्विक भूमिका को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में एक मुख्य न्यायाधीश और कितने अन्य न्यायाधीशों की संख्या की व्यवस्था की गई है। चार ऑप्शन थे आपके। ए एक, बी ऑप्शन था दो, सी ऑप्शन था तीन और डी ऑप्शन था चार। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी तीन इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत कलकत्ता यानी कि फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसकी में व्यवस्था की गई थी एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश। इस प्रकार कुल मिलाकर चार न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है,
जिसमें मुख्य न्यायाधीश अलग होता है और अन्य न्यायाधीश 3 होते हैं। इसमें अन्य पूछा था इसलिए 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं और एक जो मुख्य होता है न्यायाधीश होता है। अगर कुल संख्या पूछी गई होगी तो 4 है, अगर एक अन्य पूछे गए तो 3 है। अब आप देख लेंगे आपका क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में हाल ही में किसने भारतीय संस्कृति की एक भव्य उत्सव प्रस्तुत किया है? 4 ऑप्शन थे। ए नीता अंबानी, बी ऑप्शन था प्रियंका चोपड़ा, सी ऑप्शन था शाहरुख खान और डी ऑप्शन था अमिताभ बच्चन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। ए इसका एकदम करेक्ट आंसर था नीता अंबानी, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि नीता अंबानी ने न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध लिंकन सेंटर में भारतीय कला, संगीत और संस्कृति का एक भव्य उत्सव प्रस्तुत किया है। इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय संस्कृति विरासत को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को भारत की कला परंपराओं से जोड़ना था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि हाल ही में भारत ने कार टी सेल थेरेपी किस किस संस्था से मिलकर विकसित की है? 4 ऑप्शन थे आपके। ए आईआईटी बॉम्बे, टाटा मेमोरियल सेंटर और इम्यूनो एक्ट, बी ऑप्शन था एम्स और इम्यूनो एक्ट और सी ऑप्शन था आपका आईसीएमआर पुणे विश्वविद्यालय और इम्यूनो एक्ट और डी ऑप्शन था आईआईएसई बेंगलोर और निमांश और इम्यूनो एक्ट, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि आईआईटी बॉम्बे, टाटा मेमोरियल सेंटर और इम्यूनो एक्ट इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिसमें कार टी सेल थेरेपी संस्था विकसित की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, टाटा मेमोरियल सेंटर और इम्यूनो एक्ट ने मिलकर भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी विकसित की है। यह एक उन्नत कैंसर उपचार तकनीकी है जिसमें मरीज की अपनी इम्यून कोशिकाओं को संशोधित करके कैंसर कोशिकाओं से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 1947 में पहले भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? 4 ऑप्शन थे। ए कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, बी ऑप्शन था इंडस्ट्री यानी कि उद्योग, सी ऑप्शन था सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विसेज और डी ऑप्शन था इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए कृषि एग्रीकल्चर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 1947 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थी। कृषि इसका एकदम यानी कि एग्रीकल्चर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश राज इंडिया के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। इस समय अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती थी और खेती की मुख्य आजीविका का साधन थी। उद्योग और सेवा क्षेत्र बहुत सीमित थे, इसलिए अर्थव्यवस्था का आधार कृषि ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 17वीं शताब्दी के दौरान पुर्तगालियों को भारत में अधिक व्यापार क्यों मिला? 4 ऑप्शन थे। ए उनके पास शक्तिशाली नौसेना थी, बी ऑप्शन था उन्होंने समुद्री मार्गों की खोज कर ली थी और सी ऑप्शन था उन्हें मुगल सम्राट का विशेष संरक्षण मिला और डी ऑप्शन था उन्हें भारत में सबसे पहले फैक्ट्रियां स्थापित की थी। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज कर ली थी, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की समुद्री मार्ग की खोज की और उन्हें कोझिकोड पहुंचे। इस समुद्री मार्ग के कारण पुर्तगाल के व्यापारियों को भारत के साथ सीधे व्यापार करने का अवसर मिला। इससे पुर्तगालियों को मसाले और अन्य वस्तुओं के व्यापार में बड़ा लाभ हुआ और उनका व्यापार तेजी से बढ़ा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कौन सा मामला 99वें संविधान संशोधन से संबंधित है? 4 ऑप्शन थे। ए केशवानंद भारती बनाम केरलाल, बी ऑप्शन था इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण, सी ऑप्शन था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2015 और डी ऑप्शन था मेनका गांधी बनाम भारत संघ। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2015 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 के तहत नेशनल जुडिकल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाया गया था। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वी यूनियन ऑफ इंडिया 2015 मामले में इस संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसके बाद फिर से कोलेजियम प्रणाली लागू हो गई। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? 4 ऑप्शंस थे आपके। ए तमिलनाडु, बी ऑप्शन था केरल, सी ऑप्शन था उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन था आपका ओडिशा। करेक्ट आंसर था इसमें ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिसका विकास मुख्यतः उत्तर प्रदेश में हुआ है। अगला क्वेश्चन था आपका
कि वायलिन किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? 4 ऑप्शंस थे। ए ताल वाद्य, बी ऑप्शन था वायु वाद्य, सी ऑप्शन था तार वाद्य और डी ऑप्शन था इलेक्ट्रिक वाद्य, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक वाद्य, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी तार वाद्य इसका एकदम करेक्ट आंसर है। जो यानी कि वायलिन है वह तार वाद्य है। ये बताया है कि वायलिन में तार होते हैं और इसे धनुष से बजाया जाता है, इसलिए यह तारवाद है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? 4 ऑप्शंस थे। ए शिक्षा सुधार, बी ऑप्शन था खलीफा के समर्थन में आंदोलन, सी ऑप्शन था कृषि सुधार और डी ऑप्शन था औद्योगिक विकास। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी खलीफा के समर्थन में आंदोलन, इसका एकदम करेक्ट आंसर था आपका। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं। यह आंदोलन मुस्लिम खलीफा के समर्थन में भारत में चलाया गया था, जिसमें गांधी जी ने भी समर्थन दिया था। अगला क्वेश्चन था आपका कि कंप्यूटर में अंडों का शॉर्टकट क्या है? 4 ऑप्शंस थे। ए कंट्रोल प्लस सी, बी ऑप्शन था कंट्रोल प्लस बी और सी ऑप्शन था कंट्रोल प्लस जेड और डी ऑप्शन था कंट्रोल प्लस। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस जेड, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। कंट्रोल प्लस जेड से अंडो होती है, कंप्यूटर में जो शॉर्टकट की होती है अंडो वह कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है और कंट्रोल बी प्लस बी से पेस्ट होता है। यही बताया हमने कि अंडो का मतलब होता है पिछले काम को वापस लेना, इसलिए इसे कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किया जाता है अंडों के लिए। अगला क्वेश्चन था आपका जो सीरीज से था, यानी कि रीजनिंग से था कि 2 के बाद जिस प्रकार 6 आता है 6, 7 के बाद 21 के बाद 22 और के बाद 66, अब आपको बताना था इसके बाद क्या आएगा। आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे कि 67, बी ऑप्शन था 68, सी ऑप्शन था 69 और डी ऑप्शन था 70। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए 67 बनने की 67, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने बताया है कैसे कि इसमें पैटर्न था कि पहले इंटू 3 होगा फिर प्लस 1 फिर इंटू 3 फिर प्लस 1, ये इसका पैटर्न था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था जो ब्लड रिलेशन से था आपका कि एक व्यक्ति को इशारा करते हुए एक महिला कहती है यह मेरे दादा के इकलौते बेटे के बेटा है, वह व्यक्ति महिला का से क्या संबंध है? 4 ऑप्शंस थे आपके। ए भाई, बी ऑप्शन था पुत्र, सी ऑप्शन था भतीजा और डी ऑप्शन था चाचा। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुत्र आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये हमने इसको एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि मेरे दादा का इकलौता बेटा यानी कि मेरा पिता, पिता का बेटा मैं, मेरा भाई, उस बेटे का बेटा मेरा बेटा, इसलिए वह व्यक्ति महिला का पुत्र है। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिले हैं। जितने क्वेश्चंस मिले हैं उसका हमने 100% एनालिसिस किया है और जितने हमें क्वेश्चन लोगों से मिले हैं उसका हमने 100% और करेक्ट क्वेश्चन के साथ उसका हमने करेक्ट आंसर बताया है। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।